शिमला नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? धुंध में लिपटी हुई पहाड़ियां हैं ना, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और बस एक सपनों जैसी छुट्टी वाली फीलिंग। कॉलेज के 3 दोस्त थे, राज, नेहा और कबीर। उनके लिए भी ये बिल्कुल यही था। एग्जाम खत्म, अब तो बस मजे करने हैं। लेकिन उनको अंदाजा भी नहीं था कि ये जो सपनों का सफर था ना, वो एक ऐसे बुरे सपने में बदलने जा रहा था जहां से जागने का कोई रास्ता ही नहीं था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो लगता है कि उनका हर एक फैसला, मतलब उस जगह को चुनना, उस सस्ते से होटल पर क्लिक करना, हर एक कदम उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जहां से वापसी नामुमकिन थी। वो बहुत जल्द जानने वाले थे कि कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहे तो अच्छा है। तो कहानी शुरू होती है उनके उस होटल में पहुंचने से। एक ऐसा होटल जिसने ऑनलाइन तो बड़ी शाही शान शौकत का वादा किया था, पर असल में वहां के माहौल में सिर्फ एक अजीब सी उदासी और खंडर जैसी खामोशी थी। और यहीं उस भूली बिसरी सी जगह के गलियारों में उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बॉस, कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो देखिए, एग्जाम खत्म हो चुके थे और आज़ादी की हवा उन्हें बुला रही थी। कबीर को ऑनलाइन एक डील मिली जो सच कहूं तो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। शिमला के एक एकदम सुनसान से इलाके में एक पुराना हेरिटेज स्टाइल होटल, और वो भी इतने सस्ते में। कीमत इतनी कम थी कि शक तो होना ही था, पर कबीर ने सोचा, अरे लोकेशन दूर है इसलिए सस्ता होगा। और यही वो भूल थी जिसका अफसोस उन्हें बहुत बुरी तरह होने वाला था। ऑनलाइन तस्वीरों में तो भाई क्या आलीशान इमारत थी, चमचमाते लकड़ी के इंटीरियर और एक गुजरे जमाने की पूरी शान। लेकिन असलियत उस वादे का एक टूटा फूटा खंडर थी। सामने एक जर्जर सी इमारत जिसकी दीवारों से पेंट की पपड़ियां उतर रही थी, और हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो बेचैन कर दे। मायूसी तो हुई, पर बहुत जल्द उस मायूसी की जगह एक अनजाने से डर ने ले ली। वहां एक बूढ़े से केयरटेकर ने उन्हें तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 305 की चाबी थमा दी। कमरा तो ठीक ठाक ही था, पर कमरे के कोने में ना लकड़ी का एक बहुत पुराना संदूक रखा था और उस पर एक भारी भरकम ताला लगा हुआ था। जब उन्होंने उसे हटाने को कहा तो जवाब मिला एकदम सख्त, ना, और साथ में एक रूखी सी चेतावनी, इसे हाथ मत लगाना। बस उसके शब्द हवा में एक अनकहे बोझ की तरह तैरते रह गए। और वो संदूक तो बस एक शुरुआत थी। बहुत जल्द अजीबोगरीब चेतावनियों का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। हर वार्निंग पहले वाली से ज्यादा रहस्यमयी थी और उनके चारों ओर डर का एक जाल सा बुन रही थी। तो चाबी देते वक्त केयरटेकर ने एक बड़ी अजीब सी बात कही। बोला, रात में खिड़कियां मत खोलना। अब नेहा ने मजाक में पूछ लिया, क्यों, कोई भूत वूत है क्या? इस सवाल पर ना उसे जो जवाब मिला वो था पत्थर जैसी खामोशी। केयरटेकर ने बस मुंह फेर लिया, जैसे कुछ सुना ही नहीं। और ये जो बिना वजह की वार्निंग थी वो बस हवा में तैरती रह गई, उनकी रूह कंपाने के लिए। उस रात नेहा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी की तरफ चली गई और उसने नीचे गार्डन में एक अकेली परछाई देखी। सफेद शॉल ओढ़े एक औरत। सोचिए, होटल में उनके अलावा कोई और मेहमान था ही नहीं। धुंध ने उसे ऐसे ढक रखा था कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, एक मूर्ति की तरह, बस देख रही थी। अगली सुबह जब सफाई करने वाली एक मेड कमरे में आई तो उसने चुपके से नेहा को एक वार्निंग दी। उसने घबराते हुए कहा, प्लीज ये कमरा छोड़ दीजिए, ये सुरक्षित नहीं है। इससे पहले कि नेहा उससे कुछ और पूछ पाती, वो तेजी से वहां से भाग गई। और इस बात ने तो रहस्य को और भी गहरा कर दिया। अब देखिए, शराब, उत्सुकता और जवानी का जोश, इन तीनों का एक ऐसा कॉकटेल बना जिसने उन्हें एक ऐसी लाइन पार करने पर मजबूर कर दिया जहां से लौटना मुमकिन ही नहीं था। अपने चारों ओर मंडराती चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उस संदूक के काले राज को तो खोल देगा, पर उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात शराब के नशे में बातें घूम फिरकर भूतों पर आ गईं, और फिर दिमाग उसी रहस्यमयी संदूक पर अटक गया। जवानी के झूठे जोश में उन्होंने उस पुराने ताले को तोड़ डाला। अंदर क्या मिला? कुछ पुरानी साड़ियां और चूड़ियां। उस पूरे रहस्य का मजाक उड़ाते हुए राज ने एक साड़ी उठाई और अपने ऊपर डाल ली, और नाचते हुए उस अनजाने डर का मखौल उड़ाने लगा। अगली सुबह जब कबीर की आंख खुली तो उसने राज को उसी साड़ी में लिपटा हुआ सोते देखा। उसे अच्छी तरह याद था कि रात में सोने से पहले राज ने वो साड़ी उतारकर संदूक में वापस रख दी थी। तो फिर सुबह वो साड़ी पहने हुए कैसे था?
ये पहली ऐसी घटना थी जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो संदूक खुलने के बाद राज में बहुत तेजी से बदलाव आने लगे। उसका बर्ताव, उसकी सेहत, सब कुछ बिगड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान शक्ति उसे धीरे धीरे अपने वश में कर रही हो। राज का हाल बहुत तेजी से और बहुत खौफनाक तरीके से बिगड़ा। पहले दिन उसे एक जबरदस्त थकान महसूस हुई, मानो उसके शरीर से सारी जान ही निचोड़ ली गई हो। अगले दिन तक उसका चेहरा बीमारों की तरह पीला पड़ गया और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए। तीसरे दिन तक तो हालत ये हो गई कि उसका शरीर उसके बस में ही नहीं था। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे और चाय का एक कप उसके हाथ से छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। और उसी रात जब कबीर और नेहा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि राज बिस्तर पर नहीं है। उन्होंने उसे कमरे के बड़े से शीशे के सामने चुपचाप खड़ा हुआ पाया और उसने फिर से वही साड़ी पहन रखी थी। जब नेहा ने हिम्मत करके शीशे में देखा ना तो उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। शीशे में राज का अक्स नहीं था। नहीं, वो वही औरत थी जिसे उसने बगीचे में देखा था। उसका चेहरा अब शीशे में बिल्कुल साफ था, राज की आंखों से झांक रहा था। इसके ठीक बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। राज बालकनी में गया और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो हवा में किसी से बात कर रहा था और रोते रोते बस यही कह रहा था, मैं क्यों? वो मुझे क्यों बुला रही है? अब जवाबों की तलाश में वो लोग बेताब हो गए और आखिरकार कमरा नंबर 305 की सच्चाई सामने आ ही गई और उस कमरे के अंदर बसी एक दर्दनाक आत्मा का राज खुल गया। अब उन्हें सिर्फ डरना नहीं था, बल्कि उस शक्ति का सामना करना था जिसने उनके दोस्त पर कब्जा कर लिया था। घबराई हुई नेहा ने जब दोबारा उस मेड को पकड़कर पूछा तो उसने रोते रोते पूरी सच्चाई बता दी कि कई साल पहले रूम नंबर 305 में स्वाति नाम की एक औरत अपने पति के साथ रुकी थी। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था और यहीं इसी कमरे में उस औरत ने एक साड़ी से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। लोग कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। जैसे ही नेहा और कबीर ने वहां से भागने के लिए पैकिंग शुरू की, राज उनकी आंखों के सामने बदल गया। एक ऐसी आवाज में जो उसकी अपनी थी ही नहीं, एक औरत की गुस्से से भरी आवाज में वो चीखा, मैं ये कमरा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उनका सबसे बुरा डर अब हकीकत बन चुका था। राज अब राज नहीं था। दोनों डर के मारे भागकर केयरटेकर के पास गए। अब उसे भी समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। वो भागता हुआ कमरे में आया और चिल्लाया, उस साड़ी को ढूंढो, उसे वापस संदूक में डालो, बस यही एक तरीका है। एक पागलों जैसी खोज के बाद आखिरकार कबीर को वो साड़ी बिस्तर के नीचे छिपी मिली। राज या जो भी राज के अंदर था वो उनसे लड़ रहा था, पर जैसे ही नेहा ने वो साड़ी वापस संदूक में ठूंसी और ढक्कन जोर से बंद किया, कमरे का पूरा माहौल ही बदल गया। राज फौरन जमीन पर ढेर हो गया, बेहोश। ये भयानक अनुभव उन तीनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ये एक ऐसा सबक था जिसे वो कभी नहीं भूल सकते थे। और राज जब वो उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं था, बस उसे लग रहा था कि वो बहुत बीमार है। नेहा और कबीर ने उसे कभी सच बताया ही नहीं। सोचा कि उसे उस याद से बचा लें जिससे वो खुद कभी नहीं निकल पाएंगे। और इसके बाद वो तीनों फिर कभी शिमला नहीं गए, कभी नहीं। आज हालत यह है कि वो कहीं भी घूमने जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा सावधान रहते हैं। कोई भी अजीब सा नियम या वार्निंग अब उनके लिए मजाक नहीं होती। कमरा नंबर 305 का जो साया है वो शायद उनकी जिंदगी पर हमेशा रहेगा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी चेतावनी को नज़रअंदाज करना आखिर कितना खतरनाक हो सकता है। इन दोस्तों का अनुभव तो यही बताता है कि शायद कुछ दरवाजे कभी ना खोले जाएं तो ही बेहतर है।